हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में जो पीडीएफ हम करने वाले हैं, जिस लेसन को कवर करेंगे, वो लेसन है हमारा लेसन 13, अप्लाइंग पॉजिटिव साइकोलॉजी इन रिलेशनशिप, फैमिली, एजिंग। इस चैप्टर में हमारे 3 टॉपिक हैं। ठीक है, रिलेशनशिप है, एजिंग है और फैमिली है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है भाई, जून 2023 में एजिंग से क्वेश्चन था आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, बाकी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पीडीएफ है कंप्लीट 22 पेजेस की है, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स वीडियो पे बिल्कुल न्यू समझ लीजिए 22 भी नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इतना डीपली आपको समझाना चाहिए, लेकिन जो भी चंद स्टूडेंट्स वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़रूर कर दूंगा, लेकिन हम इस पर ब्रीफली वीडियो नहीं बनाने वाले। ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेन रहते हैं, रिलेशनशिप, फैमिली, एजिंग। इन 3 कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ मैं क्या होता है। देखिए, रिलेशनशिप से शुरू करते हैं। इंटर रिलेटेड है, आप लोगों को प्रॉब्लम वैसे होने नहीं वाली है, जो देख रहे हैं वो बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, देखिए रिलेशनशिप क्या होती है। जनरली अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, आप लोगों को अगर मैं पूछूं आप किस रिलेशनशिप में हैं, पॉसिबल है आप ऐसा कह सकते हैं जिस उम्र में आप हैं आपको किसी से प्यार है ना, आप लविंग रिलेशनशिप हो सकती है। फ्रेंड तो आपके काफ़ी पुराने होंगे, है ना, तो आप फ्रेंडशिप में हो सकते हैं। आपके पेरेंट्स, ये भी हो सकता है। किनशिप, रिश्तेदार, है ना, या फिर नाइबर्स, या फिर हम कहें अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस के क्लाइंट्स। तो ये सभी क्या हैं, रिलेशनशिप ही तो हैं। आप अगर किसी से प्यार करते हैं, दोस्त है, फैमिली मेंबर, रिश्तेदार, पड़ोसी, या फिर बिजनेसमैन या बिजनेस डीलिंग जो आप करते हैं, क्लाइंट्स आपके, तो इन सभी से आपका क्या है, एक रिलेशन बिल्ड होता है जब आप इनसे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ जाता है। अब भाई जब ये कम्युनिकेट आप लोग करते हैं ना, तो यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, यहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो इमोशन की होती है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है। या आप कहें टाइम को आप इन्वेस्ट करते हैं, है ना, फीलिंग्स को इन्वेस्ट करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को इन्वेस्ट करते हैं, है ना, ये सभी होती है। तो आप लोगों को पता चला कि रिलेशनशिप क्या होती है। जब 2 लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जब वो अपने थॉट शेयर करते हैं, फिर एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिसे आप रिलेशनशिप बोल देते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल से फ्रेंड, पेरेंट, किनशिप, नाइबर, बिजनेस, क्लाइंट, ये सभी हमने देखे। इतना आपको समझ आया। ठीक है, मेन जो मुद्दा है ना इस चैप्टर का, ये है कि आप रिलेशनशिप को समझें, फैमिली को समझें, एजिंग को समझें, और पॉजिटिव साइकोलॉजी को इनमें कैसे अप्लाई किया जाए, अभी मैं बात करूंगा। ठीक है, ये आपको रिलेशनशिप यहाँ से समझ आ गई। हाँ भाई बिल्कुल, ये रिलेशनशिप है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैमिली की। फैमिली में क्या होता है आप मुझे बताएं। फैमिली में होते हैं भाई मेंबर्स। कौन से फैमिली मेंबर्स, एफएम लिखिए आप इनको। फैमिली मेंबर वो आपके ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड, है ना, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई अडोप्टिव चिल्ड्रन हो सकता है ना। इस तरह से फैमिली मेंबर होते हैं। आपकी फैमिली में हो सकता है एक्सटेंसिव फैमिली हो आपकी, आपके चाचा चाची जी, ताया ताई जी, बुआ फूफा जी, नाना नानी जी एक ही फैमिली में रहते हैं, है ना। तो हो सकता है आपकी ज्वाइंट फैमिली हो। तो फैमिली मेंबर रिलेशनशिप में ही आती है, इतना तो आप समझ पा रहे हैं। रिलेशनशिप में ही फैमिली मेंबर्स हैं, उनके बीच में क्या है, रिलेशनशिप है। समझ गए इतना। अब हम बात करते हैं एजिंग की। एजिंग क्या है भाई, चेंज इन ए पर्सन। अब ये चेंज कैसा होता है, एजिंग का मीनिंग आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, अभी आप ये समझिए। ठीक है, अगर हम बायोलॉजिकल बात करें तो क्या होगा, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। अभी आप 22 के हैं, फिर आप 62 के हो जाएंगे या 72 के हो जाएंगे। और जब आप नोट करेंगे ना, अपने दादाजी को, अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनमें क्या क्या चेंज आए हैं। ठीक है, देखिए मैं चेंजेस बताता हूँ क्या होते हैं। सबसे पहला चेंज, इमोशनल चेंज। तो ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आप लोग इतने इमोशनल नहीं होते हैं तो इस स्पेसिफिक पर्सन से, स्पेसिफिक चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, सभी के लिए नहीं होते, है ना। या हम कहें कॉग्निटिव चेंज, उनकी यादाश्त थोड़ी कमज़ोर होने लग जाती है ना। इम्यून सिस्टम वीक होगा तो एनवायरनमेंट से डिजीज ज़्यादा होंगी उनको, आपको कम होगी क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, ऐसा। तो ये सभी चेंजेस क्या होते हैं, सोशल इंटरेक्शन या तो ज़्यादा होगी या बिल्कुल कम होगी, है ना। तो ये चेंजेस एजिंग के हैं। समझ गए आप, ये 3 कॉन्सेप्ट। आपको रिलेशनशिप समझ आया,
फैमिली समझ आया, एजिंग समझ आया, तीनों। अब बात आती है जो मेन मुद्दा, वो पॉजिटिव साइकोलॉजी कैसे अप्लाई करेंगे भाई इन तीनों पर, है ना। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी है हमारी, इन तीनों पे अप्लाई करनी है। कैसे करेंगे देखिए, फैमिली, रिलेशनशिप, एजिंग, दोनों के, सब तीनों के अल्टीमेट गोल क्या है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करें, ये हमारा गोल रहता है। फैमिली में है तो आपकी फैमिली में रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, ये हमारा गोल है। अगर आप एजिंग प्रोसेस में चले जाते हैं तो आपकी दूसरों से इंटरेक्शन, कहीं दूसरों से रिलेशनशिप, या आप अपने आप के बारे में अच्छा सोचें, है ना। हम वेल बीइंग कह सकते हैं यहाँ पर, तीनों में ही क्या है हमारा अल्टीमेट गोल, वेल बीइंग है। इतना आपको समझ आ गया। अगर मैं इन शॉर्ट आपको इन टॉपिक्स को समझाऊं तो क्लोज रिलेशनशिप होती है, कैजुअल रिलेशनशिप होती है। भाई क्लोज रिलेशनशिप होगी जहां पर आपको ट्रस्ट, नॉलेज, मान लीजिए मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, आपका और आपका फ्रेंड है, ठीक है। ज्यादातर हम क्या करते हैं अपने लाइफ पार्टनर से भी, हो सकता है आप इस कैटेगरी में हो, कुछ लोग क्या करते हैं अपने लाइफ पार्टनर से भी इतनी बातें शेयर नहीं करते, क्योंकि इतनी क्लोज रिलेशनशिप भले ही कहने को क्लोज हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को, थॉट प्रोसेस को, आइडियाज़ को शेयर नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेंड है एक ऐसा एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सभी का कोई ना कोई दोस्त होता है और उस पर सभी को ट्रस्ट होता है, आपस में आप एक दूसरे के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होती है, आप एक दूसरे की केयर करते हैं, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, कमिटेड होते हैं, इंटीमेसी, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंटीमेसी है, आप ये मत सोचिए कि डायरेक्ट हम सेक्सुअल इंटीमेसी की बात कर रहे हैं, इंटीमेट होना नहीं। इंटीमेसी आप समझिए हाउ मच यू क्लोज विद योर फ्रेंड और पार्टनर और फैमिली मेंबर, वट एवर यू कैन कंसीडर, ओके। तो इंटीमेसी का मीनिंग समझ गए हैं, ठीक है। आप इधर उधर मत लेके जाइएगा शब्दों को, ओके। अब हम चलते हैं कैजुअल और क्लोज रिलेशनशिप। क्लोज रिलेशनशिप आप समझ गए, डीप यहाँ पर कनेक्शन होगा, इंटीमेसी का लेवल क्लोज होगा, कमिटेड पर्सन हो गए। कैजुअल में ये कुछ भी नहीं होता, कैजुअल होता है, कैजुअल रिलेशनशिप आप अभी मिले हैं, आपने बस यहाँ अपने थॉट्स को शेयर करना, ना फीलिंग्स को शेयर करना, समझ पा रहे हैं, वो कैजुअल रिलेशनशिप। अब पढ़ना आपका काम है, ठीक है, मैं आपको डीपली नहीं बताऊंगा। स्टर्नबर्ग ट्रायंगुलर थियरी ऑफ लव एंड लीज थियरी ऑफ लव। भाई स्टर्नबर्ग ने ना 3 कंपोनेंट दिए, इन्होंने कहा कि इन 3 कंपोनेंट को जब हम मिलाते हैं ना, इनको इंटरेक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास 8 काइंड ऑफ लव बन जाते हैं। ये पिक्चर है, आपको पढ़ना होगा। नहीं, आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है इसलिए मेरा मन नहीं है इन पे डीपली वीडियो बनाने का, ठीक है। 3 कंपोनेंट है, फर्स्ट वन इज द इंटीमेसी, कमिटमेंट, पैशन, ठीक है। अब जब देखिए इंटीमेसी होगा तो लाइकिंग लव आप कहेंगे, ओनली कमिटेड होंगे तो आप एम्प्टी लव कहेंगे, अगर पैशनेट हैं ओनली तो इन्फेटुएशन लव होगा, अगर पैशन और कमिटमेंट दोनों हैं तो आप फैटियस लव कहेंगे, इंटीमेसी और पैशन दोनों हैं तो आप रोमांटिक लव कहेंगे, यहाँ पर कंपैशनेट लव कहेंगे, और ये जो लास्ट वन है हमारा जिसमें तीनों कंपोनेंट होगा उसको हम कहेंगे कंज्यूमेटिव लव, ठीक है। आप इनको स्टडी कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लीज थियरी ऑफ लव की। लीज थियरी ऑफ लव कहती है, इसने ना क्या दिया था भाई, कलर व्हील थियरी ऑफ लव इसको कहा जाता है। कलर व्हील क्यों, इन्होंने एक कलर्स के बारे में बताया है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर। जो प्राइमरी कलर होते हैं इरोज, एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना। तो इरोज मीन्स आप यूँ समझिए, आप जैसे फर्स्ट टाइम आपने कोई देखा या देखी तो आपने क्या किया, पहली नज़र का जो प्यार होता है, आप लोगों को लगता है यार हाँ यही मेरा लाइफ पार्टनर होना। शुरुआत में जो आई थिंक 10th +1 +2 ग्रेजुएशन नहीं +1 +2 में जो इंटरेक्शन होती है ना कि हाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छी लगती है यार ये, तो उस टाइम आप इरोज, आप उस रेड कलर कहेंगे, लविंग ऑफ एन आइडियल पर्सन। यहाँ पर कमिटमेंट भी होगा, आप एक दूसरे की केयर भी करेंगे, उनसे बात करना चाहेंगे, सेक्सुअल इंटीमेट होना भी चाहेंगे, आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द लूडस, लव एज अ गेम, सेकेंड स्टेज, ठीक है। या स्टेज के ये सेकेंड कलर कीजिए, ये कहता है भाई आप ग्रेजुएशन में हो गए हैं, मान लीजिए आपका वहाँ पर कनेक्शन नहीं बनता या आपका कनेक्शन वहाँ से ब्रेकअप हो जाता है +1 +2 वाले लव से, तो आप ग्रेजुएशन में चले जाते हैं, आपको पता चलता है कि यार ये तो ना दुनिया ऐसे ही चलती है, ठीक है। आप अब एक जो लव टर्म है आपके लिए चेंज हो जाती है, आप यहाँ पर एज अ फन उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। अभी कॉलेज गए, साथ में चले गए, हमने जो पार्टी कर ली, कैंटीन चले गए, पब चले गए, क्लब चले गए, ये बस इतना सीमित होता है यहाँ पर, समझ रहे हैं। अब आप यहाँ पर कमिटेड नहीं होंगे, सीरियस बिल्कुल नहीं होंगे, सिर्फ आपको फन चाहिए, तो दिस इज द लूडस, ओके। नेक्स्ट इज स्टोर्ज, स्टोर्ज जिसको येलो कलर बोला जाता है, इसको ब्लू, इसको रेड, ठीक है।
अब ये है लव एज अ फ्रेंडशिप। ऐसा होता है ना कि कई लोगों के साथ हम एज अ फ्रेंडशिप ट्रीट करते हैं कि नहीं नहीं यार मेरा वो फ्रेंड है, नहीं मेरी वो फ्रेंड है, लेकिन आप अंदर ही अंदर ना अल्टीमेटली हो सकता है, चांसेस है कि आप उनसे प्यार करने लग जाए, लेकिन ऐसा भी कंपलसरी नहीं है कि आपको अल्टीमेटली प्यार ही होगा, हो सकता है आप फ्रेंडशिप में ही बेहतर परफॉर्म करें, है ना। तो ये प्राइमरी लव थे। सेकेंडरी लव की बात करें तो सेकेंडरी लव में मैनिया आ जाता है। मैनिया कहता है कि बिल्कुल पागलपन वाला लव भाई, ऐसा मूवीज में दिखाते हैं, और आजकल काफ़ी बच्चे ऐसे भी है जो इस मैनिया कैटेगरी में आते हैं। वो क्या करते हैं, अपने हाथों की नस काट लेते हैं, या फिर यहाँ अपने जो चेस्ट पे नाम लिखवाना, बाजू पे नाम लिखवाना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। और पागलपन वाला लव कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या सोचता है, या मुझसे प्यार करता है या उसके अंदर भी ऐसी फीलिंग है या नहीं है, तो मैनिया पोजेसिव लव जिसे आप कहेंगे। प्रैग्मा जो आप कह सकते हैं आपके पेरेंट्स में होता है, कि जिन्होंने लव मैरिज नहीं की, अरेंज मैरिज हुई है। तो अरेंज मैरिजेस में क्या होता है, पहले हम इंटरेक्ट होते हैं, मतलब फैमिली देखती है उन पर्सन्स को, और बाद में शादी के 1-2 साल बाद है जो प्यार होता है, प्रैक्टिकल लाइफ जिसे हम कहते हैं प्रैग्मा। प्रैक्टिकल लव आपसे समझ सकते हैं कि आप लोगों को पता है कि हमें एक दूसरे की ना सहारे की ज़रूरत होगी इन हमारी लाइफ जर्नी में, तो इसलिए हम एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, तो बाद में प्यार होने वाला प्यार है जो प्रैग्मा लव, ठीक है। अगेप लव इज द सेल्फलेस लव। काफ़ी कम लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने पार्टनर की खुशी को देखकर ही खुश हो जाते हैं कि हाँ ठीक है। कई मूवीज़ में ऐसा होता है ना कि सामने वाले को पता होता है कि वो उसको प्यार करता है, लेकिन वो उसको भाव नहीं देता, या फिर वो किसी और को प्यार करता है। इस तरह की काफ़ी मूवीज़ हैं भाई, ये ट्रैप सा होता है ना। शायद आप लोगों को मज़ा आ रहा हो भी सुनने में, लेकिन मैं बता दूं इसमें अगेप लव होता है भाई सेल्फलेस। हाँ, सेल्फलेस लव, जिसमें आपका कोई मोटिव होता नहीं। मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं, ठीक है, और उसकी शादी कहीं फिक्स हो जाए, तो अब क्या होगा, दुख तो आपको भी होगा, है ना, शायद मुझे भी हो आपके बारे में सुन के। लेकिन क्या है ना कि उसमें आप ये सोचेंगे कोई बात नहीं, वो उसके साथ खुश है ना, तो कोई बात नहीं, मैं तभी खुश हूँ, वो खुश है तो मैं खुश हूँ। दिस इज द अगेप लव, ओके। तो पॉइंट्स आप पढ़िएगा, होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब अडल्ट अटैचमेंट सिक्योरिटी, पेरेंट्स के साथ कैसे अटैचमेंट होती है। सिक्योर अटैचमेंट, एंशियस अटैचमेंट, ये पेरेंट्स के साथ ही नहीं बल्कि अडल्ट की जितनी भी अटैचमेंट होती है। जैसे कि सिक्योर बात करें जहाँ पर हम एक दूसरे पर डिपेंड हैं, लेकिन हमारी नीड्स कंप्लीट हो रही हैं, हम एक दूसरे के साथ रहकर हमें कोई फियर नहीं है, हम फीलिंग्स को अपनी शेयर कर पा रहे हैं, थॉट्स को, तो सिक्योर अटैचमेंट। एंशियस अटैचमेंट जहाँ पर आप ये काम नहीं करते, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते। अवॉइडेंट, जिसके साथ आप रहकर खुश है ही नहीं, जिसको आप देखना भी पसंद नहीं करते, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप को समझना क्या है भाई। फ्रेंडशिप क्या है, जहाँ पर आप एम्पैथी, अवेलेबल ऑफ सोशल सपोर्ट, नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ टाइम स्पेंट इन कंपनी। ऐसा होता है कि आप अपने दोस्त के साथ कितना भी टाइम स्पेंड कर लो, आपको काफ़ी मज़ा आता है। नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस, आप वो चाहे वो गालियाँ ही क्यों ना दे रहा हो, आपका फ्रेंड आपका ही दोस्त है, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो आप उसको सोशल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, वट एवर यू कैन डू, आप सब कुछ करते हो, ठीक है। अप्लाइंग पॉजिटिव साइकोलॉजी इन क्लोज रिलेशनशिप, अब ये आ जाती है क्लोज रिलेशनशिप पे क्या है, कौन कौन से कैसे हम क्लोज रिलेशनशिप में अप्लाई कर सकते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी। देखिए, आप रिलेशनशिप में है ना, तो आप कम्युनिकेट करते हैं, है ना, कम्युनिकेट करते, कहीं ना कहीं किसी बात पर आपका डिस्प्यूट होता है वहाँ पर, है ना, आप डिबेट करने लग जाते हैं और अपने झगड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजी को जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप फोकस कर रहे हैं कहाँ पर, स्ट्रेंथ पर। आप अपने पार्टनर की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ को एज ए कपल रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। कि हाँ, मान लीजिए ऐसा होता है ना कि कई बार आपने देखा रे यार वो ना उसमें उसने मेरे लिए तब ऐसा किया था, कितना अच्छा है वो, आपने ऐसा किया। या फिर आप लोगों ने देखा कि आजकल कई टीम वर्क करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही कंपनी के काम करते हैं, या हम कहें कि ये दोनों का एक ही बिजनेस है। मान लीजिए डिस्प्यूट हो जाता है तो हमें ये देखना चाहिए, क्योंकि हम दोनों एक ही काम करते हैं तो हमें डिस्प्यूट नहीं लेना है, या हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो स्ट्रेंथ एज अ कपल, है ना। सो फोकस ऑन बिल्डिंग स्ट्रेंथ टुगेदर, फोकस किया जाए कि हम दोनों स्ट्रेंथ वहाँ पर है जो बिल्ड करें, कोई नहीं। कल्टिवेट पॉजिटिविटी, आप उनको एक्टिव लिसनिंग शुरू करें, क्योंकि लिसनिंग होगी कम्युनिकेशन बेटर होगा। ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल टू एवरीथिंग, जो भी वो आपके लिए कर रहा है, जो आप उनके लिए कर रहे हैं। प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, कुछ गलतियां हो जाती है तो माफ कर दीजिए। फोकस ऑन द पॉजिटिव, नेगेटिव की जगह आप पॉजिटिव पर फोकस कीजिए, ठीक है। नर्चर इंटीमेसी एंड कनेक्शन, अब इंटीमेसी को और कनेक्शंस को नर्चर प्रोवाइड कीजिए। कैसे आप नर्चर प्रोवाइड करेंगे, आप क्वालिटी टाइम वहाँ पर शेड्यूल कीजिए, कि हो सकता है आप हफ्ते में या
महीने में कहीं बार घूमने चले जाएं, या फिर आप चाय पीने के लिए चले जाएं, या फिर आप घर पर ही एक साथ आप चाय बनाएं और चाय पिएं। तो फिजिकल अफेक्शंस प्रैक्टिस करें। एंगेज इन शेयर्ड एक्टिविटीज, जैसे कि आप संडे को क्या करते हैं, खाना बना सकते हैं अपने पार्टनर के साथ या किसी भी फैमिली, जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं उसी में आप है जो ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अब पार्टनर्स का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप जिस एज क्राइटेरिया में, हो सकता है आपकी शादी हो चुकी हो, है ना। तो प्रैक्टिस एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, अब आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। ओपन कम्युनिकेशन होगा तो आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट नहीं होंगे। अब जो यहाँ पे आपकी बुक में है ना, वो है इमोशनल बैंक अकाउंट। इमोशनल बैंक अकाउंट क्या कहता है, भाई आपकी वाइफ ने जो साड़ी डाली है आज, ठीक है, या कोई जींस या टॉप डाला है अच्छा सा, और आपको दिखाने के लिए आते हैं और आप कहते हैं अरे ये क्या तुमने डाल दिया, जोकर बन गए तुम, तो ये सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इमोशनल बैंक अकाउंट क्यों, क्योंकि हमारा जैसे बैंक होता है ना, बैंक में हम क्या करते हैं भाई, डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉल करते हैं, ठीक है। अब जब हम डिपॉजिट करते हैं तब हम क्या महसूस करते हैं, हैप्पी हैप्पी महसूस करते हैं, और जब विड्रॉल होता है तो भाई हम सभी को क्या होता है, दुख होता है। ऐसा ही यहाँ है, इमोशनल बैंक अकाउंट का मीनिंग है भाई, जब आप हैप्पी हैप्पी बात करेंगे ना कि अरे यार तुम तो आज जब बिल्कुल एक्ट्रेस लग रही हो कोई, है ना, आप ऐसे बोल सकते हैं, तो भाई वाइफ भी खुश है ना, हस्बैंड तो खुश है ही ऑलरेडी। अब ये जो आपने उनको एक पंच दिया है ना कि हाँ यार तुम आज बड़ी सुंदर लग रही हो, या तुम बड़े आज खूबसूरत लग रहे हो, या हस्बैंड को बोल दिया वाइफ ने, यार आज बड़े बनठन के चल रहे हो, काफ़ी सुंदर क्या कहते हैं उसको, हैंडसम लग रहे हो, है ना, तो आप काफ़ी हैंडसम लग रहे हो, तो वो क्या है कि डिपॉजिट है पॉजिटिव इमोशन का, ठीक है। अब जब कभी नेगेटिव होगा ना तो वो न्यूट्रलाइज होगा। अगर बैलेंस जीरो होगा तो आपको क्या लगता है, आपका भी मन खराब हो जाता है, बैंक बैलेंस जीरो हो। तो ऐसे ही अगर इमोशनल बैलेंस जीरो होगा ना तो आपकी रिलेशनशिप नहीं चलने वाली। समझ पा रहे हैं। 3 गुड थिंग, जब भी आपका कोई भी झगड़ा हो ना तो आप 3 चीज़ें ये देखिए कि उन्होंने जो आपके लिए अच्छा किया हो, है ना, 3 गुड थिंग्स। फैमिली, समझ गए हैं, फैमिली, ठीक है। अब फैमिली पर पॉजिटिव, डायरेक्ट में पॉजिटिव जो साइकोलॉजी में अप्लाई करेंगे उसकी बात करता हूँ। कैपिटलाइजेशन ऑन पॉजिटिव इवेंट, पॉजिटिव इवेंट को कैपिटलाइज करने का मीनिंग ये है भाई। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके बेटे को आज फर्स्ट डिवीजन से कोई ट्रॉफी मिली है स्कूल में। बेटे ने कहा कि पापा देखिए मुझे ना फर्स्ट डिवीजन मिली है। आपने कहा आई प्राउड ऑफ यू बेटा, गुड टू गो, ऐसे ही करते रहो, दैट्स इट। उन्होंने बस इतना ही किया। तो ये अनइंटेंशनली क्या हो रहा है, इग्नोर हो रहा है। लेकिन उनका पापा कहते हैं कि भाई अरे वाह बेटा तुम्हें फर्स्ट डिवीजन मिली है, हमें कभी नहीं मिली, चलो आज इसको सेलिब्रेट करते हैं। भाई हमें कभी नहीं मिली शायद आप ना कहें, लेकिन आप कहेंगे कि यार चलो इसको सेलिब्रेट करते हैं, आज किसी कैफेटेरिया में चलते हैं, किसी बर्गर या कैफे में चलते हैं, आप बर्गर खाएंगे या पिज़्ज़ा खाएंगे, जो भी आपका मन करे, इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ पर क्या किया जा रहा है, पॉजिटिव इवेंट को कैपिटलाइज किया जा रहा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कहता है भाई जैसे कि आप, हाँ ये एग्जाम्पल यहाँ भी लिखा हुआ है। मॉम कहती है कि यार सनी के पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है हमारे पास बैठने का, तो वह कॉलेज मतलब इतना बिजी रहता है, कभी घर पे आने के बाद वो फ़ोन में या लैपटॉप में या स्क्रीन पर कुछ भी काम करता रहता है, ऑफिस या कॉलेज जो भी है। लेकिन वहाँ पर जो फादर है वो कहते हैं यार देख कितना बिजी रहता है, सुबह कॉलेज जाता है, फिर शाम को ट्यूशन जाता है, ट्यूशन जाने के बाद उसको अपना होमवर्क करना होता है, तो उसकी लाइफ थोड़ा बिजी है। समझ पा रहे हैं यहाँ पर फादर कैसे वहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं अपने बेटे को, और मम्मी को समझाने की बात करेगी ऐसा ही है ना, तुम यही बताना चाहती हो ना। वो उसकी मम्मी क्या करेगी, अरे हाँ आप मेरी बात को समझते हैं। समझ पा रहे रिलेशनशिप कैसे बिल्ड हो रही है। फैमिली रिचुअल्स, सबसे अच्छी बात लगती है मुझे ये फैमिली रिचुअल्स। कैसे, मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट है और इन फ्यूचर कोई है जो फंक्शन भी आ जाता है, मान लीजिए आपकी सिस्टर की शादी है, आपके भाई की शादी है, या किसी और भी फैमिली, तो आप इकट्ठा होकर जब चलते हैं, एक गाड़ी में जाएंगे, कहीं ना कहीं आप म्यूजिक चला सकते हैं, कुछ इनिशिएट कर सकते हैं कि हाँ हमने तब वैसे किया था, ऐसे किया था। तो ये जो कुछ रिचुअल्स हैं या कुछ तीज त्योहार होते हैं किसी भी फैमिली या किसी भी रिलीजन में, तो वो एक अच्छा टाइम होता है जब हम जो अपनी रिलेशनशिप को फैमिली में जो क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव इमोशन इन्वॉल्व कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन कहता है कि आप विजुअलाइज करें, फैमिली मेंबर विजुअलाइज करेंगे कि हाँ हमारी फैमिली इतनी खुशनुमा है। ठीक है, अब आप बाकी पॉइंट्स आप पढ़िएगा, मैं एजिंग पे चलता हूँ। एजिंग क्या है भाई, एजिंग मैंने बताया कि आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, कोई डिसीज नहीं है, ठीक है। हाई कोग्निटिव और फिजिकल एबिलिटी है, मीनिंगफुल सोशल इमोशनल इंटरेक्शंस है, तो आपकी एजिंग वो सक्सेसफुल एजिंग होगी। एजिंग मैंने क्या बताया, इन सभी में चेंज हो जाना, आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाए, ठीक है,
कॉग्निटिव और फिजिकल एबिलिटी में आपको फर्क पड़े, आपकी सोशल इमोशनल या फिर सोशल कनेक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है। एजिंग का मीनिंग ये है कि आपकी एज बढ़ती जा रही है, उस एज बढ़ने के जो आपके ऊपर इफेक्ट डल रहा है उसको एजिंग कहा जाता है। एजिंग इज ए प्रोसेस, ठीक है। सक्सेसफुल एजिंग किसे कहेंगे कि आपकी जो एजिंग है ना वो पॉजिटिव है भाई, आपको ना तो कोई डिसीज है ना कोई डिसेबिलिटी है, फिजिकल एबिलिटी आपकी बिल्कुल अच्छी है, आप अच्छे खासे दौड़ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, सोचने की क्षमता है, आपकी यादाश्त बिल्कुल बेहतर है, इमोशनल इंटरेक्शंस आपकी बेहतर है, सोशो इकोनॉमिक सोशल क्या कहते हैं उसको, सोशल इंटरेक्शंस आपकी बेहतर हैं, तो आपकी एजिंग को सक्सेसफुल एजिंग कंसीडर किया जाएगा। अब एजिंग में पॉजिटिव साइकोलॉजी कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं? फोकस ऑन पॉजिटिव इमोशन, सिर्फ आपको पॉजिटिव इमोशंस पर फोकस करना है, नेगेटिव की आप ध्यान ना दें। स्ट्रेंथ और वर्च्यूज, टाइम टू टाइम आपकी स्ट्रेंथ हो सकता है चेंज हो जाए, ठीक है। आप हो सकता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस करते हो अपने यंग दिनों में, है ना, लेकिन अभी आपको क्या करना है, थोड़ा चेंज लेके आना है। अभी आप हो सकता है रेजिलियंस बिल्ड कर लें, है ना, आप बुक पढ़ना शुरू कर दे, कोई और स्ट्रेंथ आपके मन में आ जाए, या मन में कह रहा हूँ आप डेवलप कर पाए, ठीक है। 30 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करने से आपको जो पॉजिटिव इमोशन आपके इंक्रीज होंगे, ऑब्वियस है ना। सोशल कनेक्शंस वहाँ पर बिल्ड करें, लाइफ में मीनिंग और पर्पस फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो आई थिंक शायद आज आपको मज़ा आ भी गया होगा और शायद ना भी आए। भाई जिनको ब्रीफली वीडियोस देखने का शौक है उनको शायद मज़ा ना आए, लेकिन मुझे नहीं आ रहा मज़ा वीडियोस अपलोड करते हुए, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स काफ़ी कम है, ठीक है। तो इस वीडियो में हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफिकेशन आपको लेके आने की कोशिश की है, शायद आपको समझ में आ भी गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है जितना मैंने समझाया उसमें, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।